प्रीवियस क्लास में जिस रिएक्शन पर मैंने बात करी थी वो था केमिस्ट्री के अंदर केनिज़ारो रिएक्शन। उसी से रिलेटेड एक रिएक्शन जो केमिस्ट्री में बार बार जो था वो अटेम्प्ट करने को कहा जाता है। केनिज़ारो क्या था उस पर थोड़ी देर अगर बात करूं केमिस्ट्री में कि केनिज़ारो रिएक्शन जो था वो क्या था, तो आपसे मैंने कहा था कि जो दिखाई देता है केनिज़ारो रिएक्शन में एक्चुअल में वो प्रोसेस नहीं है। उसमें आपने एल्डिहाइड लिया था, ऐसा एल्डिहाइड यूज किया था जिसमें कौन सा एटम प्रेजेंट नहीं था, अल्फा हाइड्रोजन एटम जो था वो प्रेजेंट नहीं था। ये एक बात थी कि ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ना हो वो जो था वो केनिज़ारो रिएक्शन शो करते थे। अगर उसके मैकेनिज्म की बात करें कि एक्चुअल में केनिज़ारो रिएक्शन में होता क्या था, तो याद हो आपको केनिज़ारो रिएक्शन वो प्रोसेस था जिसमें एक एल्डिहाइड का क्या होता था ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन, और बात जो था वो खत्म हो जाती थी। नेक्स्ट रिएक्शन जो था वो यहीं से स्टार्ट करिएगा, क्योंकि जब ये पता होगा केनिज़ारो तब प्रॉपर तरीके से सही समझा पाऊंगा, नहीं तो रिएक्शन तो आएगी आपको, लेकिन फिर भी पता है अगर आपको केनिज़ारो का कॉन्सेप्ट तो फिर मजा आएगा इस रिएक्शन के अंदर, नहीं तो बस देखेंगे आप। लिखिएगा नेक्स्ट है टिशन को रिएक्शन नेम रिएक्शन है, टिशन को साइंटिस्ट का नेम है, टिशन को टिशन को साइंटिस्ट का नेम है। ये बाद में जाकर केमिस्ट्री के अंदर, ये तो आईयूपीएससी ने बाद में जाकर इस रिएक्शन को टिशन को रिएक्शन कहा। अगर जब ये रिएक्शन टिशन को जो साइंटिस्ट थे जब उन्होंने अपना पेपर जो था वो सबमिट किया इसको अप्रूव कराने के लिए कि जो रिएक्शन है, उन्होंने ये नाम जो था वो नहीं दिया था। एक्चुअल में कोई भी रिएक्शन का नाम पहले से डिसाइड नहीं होता, बाद में जब उसके नाम पर ये रिएक्शन पैटर्न हो जाता है, जब उसका करा लेता है पेटेंट, जब वो करा लेता है तब जाकर वो उसके नाम से जो था वो रिएक्शन जाने लगती है। अगर वहां से स्टार्ट करूं, जब टिशनको ने ये इसका रिसर्च पेपर पब्लिश कराया तो इस रिसर्च पेपर में इस रिएक्शन को ऊपर जो हेडिंग दी गई थी, अगर बात वहां से स्टार्ट करूं तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। बुक में जिसको टिशनको रिएक्शन लिखा गया, जब टिशनको ने ये रिएक्शन को एक्सप्लेन किया तो उनका जो हेडिंग थी वो था मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ केनिज़ारो रिएक्शन। तो उन्होंने कहा था मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ केनिज़ारो रिएक्शन, मतलब ये कोई न्यू रिएक्शन नहीं थी, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था। उनका मानना था कि मैं केवल केनिज़ारो रिएक्शन में कुछ मॉडिफिकेशन करूंगा, मैं केवल केनिज़ारो रिएक्शन के अंदर कुछ चेंजेस जो था वो करूंगा। तो ये केनिज़ारो रिएक्शन का ही एक फॉर्म है, लेकिन कुछ चेंजेस किए उन्होंने। अब पहला चेंजेस क्या था, उन्होंने कहा है कि आप ये कहते हो केनिज़ारो से सिंपल सा एक क्वेश्चन था कि आप कहते हो कि केनिज़ारो रिएक्शन के अंदर जो 2 एल्डिहाइड आप यूज करते हो उसमें एक एल्डिहाइड का क्या होता है ऑक्सीडेशन और दूसरे का क्या होता है रिडक्शन, और कौन से एल्डिहाइड यूज किए जाते हैं अल्फा। बहुत सिंपल सा लॉजिक था, बेवजह का आपको अब लगेगा कि केनिज़ारो ने जो कहा था बेवजह ही नहीं कहा था। हालांकि तो टिशनको ने कहा कि आपने एक कंडीशन इस पे अप्लाई कर दी कि वही एल्डिहाइड यूज किए जाएं जिसमें क्या अवेलेबल नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। फिर ये बात माना हमने कि आपने कहा कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। फिर जब आपसे मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने का कहा गया तो आप केनिज़ारो में कहते हैं कि 1 एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है और सेकंड का रिडक्शन होता है। तो क्या कुछ ऐसा है केमिस्ट्री में कि कभी वही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ना हो? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्फा हो तब भी ऑक्सीडेशन हो जाता है या रिडक्शन हो जाता है, अल्फा ना हो तब भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाता है। तो उन्होंने कहा जब आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करना था तो ये फाउंडेशन क्यों अप्लाई कर दिया आपने तो उसमें अल्फा ना हो? अगर अल्फा होता तो क्या रिडक्शन नहीं कर पाते? क्या अल्फा होता तो ऑक्सीडेशन नहीं कर पाते? इसका केनिज़ारो के पास कोई जवाब नहीं था। ये दूसरा मॉडिफिकेशन था इस रिएक्शन के अंदर, वो केनिज़ारो रिएक्शन। तो उन्होंने कहा एक काम करो आप केनिज़ारो से, उन्होंने कहा कि आप 2 एल्डिहाइड लो लेकिन ये फाउंडेशन हटा दो कि अल्फा हो या ना हो, जो मर्जी आप रिएक्शन करें, जो मर्जी आप एल्डिहाइड लें, उसमें एक का क्या कर दें ऑक्सीडेशन, जो आपने कहा वही करें, ये हटा दो, ये अल्फा हाइड्रोजन एटम की बॉन्डेशन, जो मर्जी वो ऑक्सीजन जिस भी एल्डिहाइड अल्फा हो या ना हो उसमें एक का क्या करें दूसरे का क्या करें। आपकी बात वहां पर खत्म हो जाती है केनिज़ारो की। उन्होंने कहा एक काम करो, वो जो 2 मॉलिक्यूल बने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पर उनको भी फर्दर रिएक्ट करा दो, उनको भी आगे रिएक्ट करा दो, आपके कंपाउंड से कई लाख गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो था वो आपको मिल जाएगा केवल एक स्टेप और आगे बढ़ने से। समझ में आ गया क्या चेंज किया उन्होंने? किसकी बॉन्डेशन खत्म कर दी?
अल्फा हाइड्रोजन एटम की बॉन्डेशन खत्म कर दी, मैकेनिज्म चेंज नहीं करी, अब भी केनीजारो पर बेस्ड है। मतलब एक का क्या करना, दूसरे का क्या करना, केनीजारो खत्म। यहाँ पर उन्होंने एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया, अगर नहीं बढ़ाते तो ये केनीजारो ही कहलाता, लेकिन वो केनीजारो से छुटकारा चाहते थे, तो वो केनीजारो को आगे बढ़ाना चाहते, तो उन्होंने कहा जहां केनीजारो रुक जाते हैं आप एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ, कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने पर जो प्रोडक्ट बना उसको भी आपस में कोलाइड करा दो, उसको भी आपस में रिएक्ट करा दो, शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो था वो आपको मिल जाए। ध्यान वही रखिएगा, जो मर्जी वो कंपाउंड लेकर रिएक्शन करिएगा आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब ज्यादा कुछ है नहीं, वही प्रोसेस अगर कल समझ में आया था। कोई भी कंपाउंड लेते हैं जो आपकी मर्जी, मैं एसिटाल्डिहाइड के लिए लेता हूं, ये था एसिटाल्डिहाइड, कितने मॉलिक्यूल लिए थे, ट्वाइस CH3 CHO, ये ट्वाइस मॉलिक्यूल, एक का क्या कर दूं, ऑक्सीडेशन। अलग से बताऊं, CH3 पहले बुक में जो होगा वो देख लो चाहो तो, ये था, फिर जो भी बना दें वो ऐसा कुछ बना देंगे, CH3CO C2H5, ये था। अब बैलेंस करें, कैसे बना वो नहीं समझा रहा मैं, वो इसमें भी नहीं समझाया, ये बिना समझाया, क्योंकि दो एल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करके कभी कोई एस्टर फॉर्म कर ही नहीं सकते, बुक में इस तरह से लिखा हुआ है ना। तो देखें कार्बन कितने 4, 1 2 2 4, हाइड्रोजन 3 4 7 8 3 और 5 8, ऑक्सीजन 1 2 ऑक्सीजन 2, बैलेंस होते हुए दिख रही है, क्योंकि मैं जो बताऊंगा उसके अंदर आप में जो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होंगे उसके अंदर आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। हाँ देखिए अलग से बता रहा हूं अब केमिस्ट्री में कि हाँ इसका एक का मॉलिक्यूल का क्या करें, ऑक्सीडेशन आता है, ऑक्सीडेशन CH3CHO, इसका क्या किया, ऑक्सीडेशन, क्या बन जाएगा, CH3COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक मॉलिक्यूल क्या बना, प्रेजेंसली उन्होंने एल्युमिनियम इथॉक्साइड O C2H5 पोलराइज, एक का ऑक्सीडेशन किया तो क्या बना, एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड दूसरे का क्या करें, रिडक्शन आता है, रिडक्शन स्ट्रक्चर बनाकर करते थे, CH3CH डबल बॉन्ड O, ये 2H, ये था 2H। अब क्या करें, बॉन्ड को ओपन, CH3 CH बॉन्ड ओपन, O अट्रैक्ट करेगा H को, OH क्या बचा H, ये था। कलेक्टिवली लिखते हैं इसको, CH3 CH2, ये CH3 CH2 OH, ये एसिटिक एसिड और दूसरा एल्कोहल। ये केनीजारो का कॉन्सेप्ट था, वो प्रोडक्ट बना उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो मॉलिक्यूल अलग लिए थे उन्होंने और बेस भी लिया था साथ में, कॉन्सेप्ट अलग, देखो तो अलग है, रिएक्शन और देखें तो कॉन्सेप्ट वही है कि एक मॉलिक्यूल का क्या हुआ और दूसरे का रिडक्शन, तो कुछ भी अलग नहीं किया जो केनीजारो में किया था वही। अब क्या कह रहा है टिशन को आपसे कि केनी, जहां तक केनीजारो का कॉन्सेप्ट है, अब उन्हें अपना नया कॉन्सेप्ट देना था, वो क्या कह रहा है, इनको भी आपस में क्या कराएं, कोलाइड कराएं, है ना, कोलाइड कराएं, रिएक्ट कराएं। ये एसिड है तो क्या डोनेट करेगा H, ये एल्कोहल है क्या डोनेट करेगा OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप माइनस H2O। अब जो बचा वो लिखते हैं CH3COO, ये CH3CO जहां से ब्रेक करते हैं उसी जगह से ऐड करते हैं, तो बचा क्या, CH2 CH3, एस्टर फॉर्म हुआ। एस्टर कौन सा एस्टर, कैसे नाम देते हैं, किस एसिड से प्रोड्यूस हुआ, एसिटिक, क्या रिमूव करते हैं एक और क्या ऐड करते हैं एक, तो क्या बना एसीटेट, और ये इथाइल ग्रुप, तो नेम क्या हो गया, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, यही बना था अभी आपको। तो बैलेंस करेंगे आप, एक्चुअल में इसको बैलेंस करने लगे आप, ये तो मैंने मैग्नीशियम बताई कि बीच में कुछ ऐसा हुआ होगा, है ना, आप बैलेंस करें तो इन दोनों को इससे जो था वो बैलेंस किया जाएगा। समझ रहा है जो कहना चाह रहा हूँ, है ना, ये तो मैंने बेवजह आपको समझाने के लिए, क्योंकि कभी भी केमिस्ट्री के अंदर टू एल्डिहाइड्स मिलकर एस्टर फॉर्म नहीं करते, तो मैं वहां पर बनाता तो एक तरह से गलत था, है ना, तो इसलिए मैंने पूरा मैग्नीशियम बताई कि ये क्यों बना, ये क्यों बना। तो आप बैलेंस करेंगे तो ये दोनों बैलेंस नहीं होगी, ये तो इंटरमीडिएट फेज है जो किसी को दिखाई, ये तो प्रोडक्ट, ये दोनों रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट क्या बन जाता है एस्टर। तो याद रखें कि बाद में कभी प्रॉब्लम आए तो आप जब बैलेंस कर देखेंगे तो एस्टर और किसको बैलेंस कर देखेंगे, इस मॉलिक्यूल को बैलेंस, आपने इससे बैलेंस करने लगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। याद रखने को मेरी बात जो मैंने कही थी, अगर वही बात याद रखना है तो शो भी कर दो चाहो तो, एग्जामिनर को भी हेल्प मिलेगी। ये था एसिटाल्डिहाइड का क्या किया, ऑक्सीडेशन, क्योंकि दिखता नहीं है ना आपको तो भूल जाए, तो ये दूसरे का क्या किया, रिडक्शन।
और क्या फॉर्म हुआ, एस्टर। इसको आप एरोमेटिक के लिए भी जो था वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। एरोमेटिक में क्या ले सकते हैं, बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, ये सेकंड मॉलिक्यूल C6H5CHO, प्रेजेंसली वही एल्युमिनियम इथॉक्साइड। फिर एक का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, वो आप करके देखना अभी बनती है कि नहीं। रिएक्शन लिखना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड, 2 molecules of aldehyde, 2 molecules of aldehyde, 2 molecules of aldehyde are 2 molecules of aldehydes are 2 molecules of aldehydes are coupled in presence of coupled in presence of coupled in presence of या रिएक्ट लिख लो सिंपल, coupled in presence of coupled in presence of aluminum ethoxide, coupled in presence of एल्युमिनियम इथॉक्साइड। एल्युमिनियम इथॉक्साइड क्यों नाम आया ये तो समझ में आ गया, Al को एल्युमिनियम, जिसमें ऑक्सीजन उसको ऑक्साइड, C2H5 को इथाइल, तो एल्युमिनियम इथॉक्साइड। 3 क्यों आए, क्रिस क्रॉस, क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या होती है 3, इसलिए इथॉक्साइड में 3। क्या लिखा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स आर कपल्ड इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम इथॉक्साइड, एल्युमिनियम इथॉक्साइड टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, to form carboxylic acid and alcohol, to form carboxylic acid and alcohol, to form carboxylic acid and alcohol which reacts further which reacts further to produce ester, which reacts further to produce ester, which reacts further to produce ester लिखिए। और एरोमेटिक के लिए आप कर देखो, रफ में करके देखना, जहां पर ये आता है वहां पर शो करा करो ऑक्सीडेशन है तो कर देखा ऑक्सीडेशन, वहां पर बाद में ध्यान रहे कि करा क्या था रिएक्शन में, इसको कंप्लीट करना। इसको लिख सकते हैं C2H5 कौन क्या कह रहा है, अरे तो ये इथाइल ग्रुप जो था वो आप इसको कलेक्टिवली लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, C2H5। जैसा था मैंने वैसे ही लिख दिया उसको, इसलिए था, आप चाहे तो मिलाकर लिखते तो C2H5 हो जाता, CH3CO C2H5। इसको कंप्लीट करना अलग से, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, और फिर आपस में रिएक्ट कराना, देखते हैं बनता है या नहीं। करा इसको सेकंड, पहले एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है C6H5CHO, कौन सा एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, इसका क्या करूं पहले का ऑक्सीडेशन, क्या प्रोडक्ट बना, फार्मूला बोलो, C6H5COH, यही बना, बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, ऑक्सीडेशन किया C6H5COH, लिखते हैं ये C6H5COH। फिर दूसरे का मॉलिक्यूल का क्या किया, रिडक्शन बना, किसी का मॉलिक्यूल क्या बना, C6
शाबाश, C6H5CH2OH, बिल्कुल सही, यही बना था। ये था, देखो C6H5 बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर, C6H5CH डबल बॉन्ड O, रिडक्शन 2H। ये था C6H5, ये CH बॉन्ड ओपन, O अट्रैक्ट करेगा H को, ये OH, ये H। यही था C6H5CH2OH। अच्छा, ये अभी लिखा था अपन ने एल्डिहाइड में, एल्कोहल में CH, ये OH, ये H, तो ये था CH3CH2OH। तो अभी मैं कह रहा था कि कलेक्टिवली लिख दो तो क्या बन जाएगा, C2H5 लिख सकते हैं। ये कहते यहां पर लिख सकते थे क्या, ये ऐसे लिख सकता था, C7 लिख सकते थे, बिल्कुल नहीं लिख सकते थे। ये एरोमेटिक पार्ट है, ये एलिफेटिक पार्ट है, इसका मतलब इसको कलेक्टिव फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसको ऐसे ही, इसको तो बोला था मैंने कि C2H5 लिख सकते हैं, लेकिन क्या यहाँ पर शो कर सकते थे ऐसा? नहीं, जैसा है वैसे ही लिखना पड़ेगा। मतलब रिडक्शन में क्या बनता, C6H5CH2OH, C6H5CH2OH, इनको आपस में रिएक्ट कराएं, यहां से हाइड्रोजन, दूसरा OH माइनस H2O बना C6H5COO, और जहां से ब्रेक किया वहां से ऐड करें CH2 C6H5। C6H5CH2 को क्या कहते हैं, बताया था शायद पिछले क्लास में या केमिस्ट्री के अंदर। C6, ये याद रखो हमेशा, फिनाइल, जैसे मिथाइल ग्रुप की सीरीज याद है, एरोमेटिक के अंदर नेमिंग याद रखने के लिए ये 4 कंपाउंड याद रखो। C6H5CH2 ये कहलाता है केमिस्ट्री में बेंजिल। अब एच कम करते जाएं तो केमिस्ट्री में C6H5CH ये कहलाता है बेंजॉल। C6H5C ये कहलाता है केमिस्ट्री में बेंजो। तो ये हमेशा ध्यान रखो, केमिस्ट्री में C6H5CH2 बेंजिल प्रोनाउंस करेंगे, C6H5CH को बेंजाल प्रोनाउंस करेंगे, और C6H5C को बेंजो प्रोनाउंस करेंगे। तो जैसे एलिफेटिक की सीरीज याद है ना आपको, तो एरोमेटिक के नाम भी आपको आसानी से पता चल जाएंगे केवल ये 3 रेडिकल याद रखने से, एक बेंजिल, दूसरा बेंजॉल, और थर्ड बेंजो। तो ये था। अब इसका नाम देना है तो C6H5CO, अगर यहाँ H होता तो क्या नेम होता, C6H5COH। कौन सा नेम है ये भी एस्टर बना। एस्टर का नाम कैसे देते हैं, बेंजोइक। ये कौन सा एसिड, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्यों है, जिन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया उन्होंने ही बेंजोइक एसिड को डिस्कवर किया। जगह थी, आज तो नहीं है दुनिया के नक्शे के ऊपर, लेकिन पेरू और तालू बाल्सम में जो रबड़ ट्रीज होती हैं, रबड़ बनती है जिससे गोंद कलेक्ट की जाती है, गम कलेक्ट की जाती है। ऐसे जो गोंद के पेड़ थे, उन गोंद के पेड़ पर नाइफ से कट लगाया, चाकू से इन्होंने कट लगाया, और कट लगाकर ग्लू जो था वो इकट्ठा किया। जब ग्लू इकट्ठा हो गया तो उसका कंडेंसेशन किया, है ना। वो जो ग्लू इकट्ठा किया था वो ग्लू का नाम था बेंजोइन ग्लाइसिन। उसका कंडेंसेशन किया तो एक कंपाउंड मिला जिसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, बेंजोइक, है ना। ये किससे मिला था, बेंजोइन ग्लाइसिन के कंडेंसेशन से बना था साइंस में, इसलिए इसका नाम क्या था। फिर बाद में पता चला जो हॉर्स होता है, उस हॉर्स के अंदर अगर इसको बायो से रिलेट, 2 मिनट इंतजार, है ना। तो अगर इसको रिलेट करें हम किससे, अगर बायो पढ़ा रहे होते, बायो के अंदर टीचर जब आपको पढ़ाते होंगे तो जियोलॉजी के अंदर एक वर्ड यूज करते होंगे, हिप्पुरिक एसिड। तो हिप्पुरिक एसिड में बायो का टीचर जब पढ़ाता है तो वो ये कहता है कि वो एसिड जो हॉर्स से मिलता है, हिप्पुरिक वर्ड हिप्पुर से बना, और हिप्पुर का मतलब होता है जियोलॉजी में हॉर्स, घोड़ा, है ना। लेकिन एक्चुअल में वो हिप्पुरिक एसिड और कुछ नहीं है। जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बेंजोइन ग्लाइसिन बोल रहा था, उस बेंजोइन ग्लाइसिन का दूसरा नाम जो है वो क्या है, बायो के अंदर हिप्पुरिक एसिड। जो हॉर्स होता है उस हॉर्स की यूरिन के अंदर सबसे ज्यादा क्वांटिटी के अंदर जो एसिड अवेलेबल है, जो सब्सटेंस अवेलेबल है, वो बेंजोइन ग्लाइसिन है। तो जियोलॉजी में उस कंपोनेंट की वजह से उसको हिप्पुरिक एसिड जो था वो कह दिया गया। तो जो बायो में हिप्पुरिक एसिड है वही केमिस्ट्री के अंदर जो है वो क्या है, बेंजोइन ग्लाइसिन। मतलब उन्हें मदद तो लेना पड़ेगी केमिस्ट्री की, बेंजोइन ग्लाइसिन, और जिससे क्या बना, बेंजोइक। मैं तो नाम बता रहा था, उसका नाम आया तो मैंने बताया क्यों। तो अब इसमें से क्या करेंगे, बेंजोइक में से क्या रिमूव करा, एक, और C6H5CH2 को क्या बोलते हैं, बेंजिल। तो नेम क्या हो जाएगा, बेंजिल, बेंजोएट। ये था, नोट कर।
क्या नाम है ये बेंजल्डिहाइड। तो जानते हैं बेंजल्डिहाइड। अब सब चीजें, एक चीज पता करने से कितनी चीजें जुड़ती जाती हैं वो देखें। तो अभी बीच के अंदर क्यों बता रहा था, उसका रीजन बताया होगा कि बेंजोइन ग्लाइसिन की कहानी पर सर क्यों ले गए। हालांकि क्योंकि मुझे लग रहा था कि बेंजल्डिहाइड पर हमने कुछ बात ही नहीं करी, बस डायरेक्ट बोल दिया मैंने कि C6H5CHO को क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड। वो चीजें आपको पता है तो अब एक दूसरे से रिलेट कर लो, वो सारी चीज प्रॉब्लम हो जो कहीं पर आया होगा माइंड में वो सब दूर हो गया होगा। याद करो जब एल्डिहाइड पढ़ा रहा था तो बताया था कि एल्डिहाइड का जब सिंपल नेम देते हैं तो उस एल्डिहाइड का क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करने के बाद जो एसिड बनता है उसमें से एक वर्ड रिमूव करके क्या जोड़ देते हैं, एल्डिहाइड। क्या अगर आपको ये नहीं पता था कि इसको डायरेक्ट आपको लग रहा था कि इसको बेंजल्डिहाइड कहते हैं तो यूं ही कहते हैं, नहीं, किस लिए कहते हैं, इसका ऑक्सीडेशन किया तो कौन सा एसिड बनता, बेंजोइक। बेंजोइक का क्या रिमूव करते हैं, एक क्या ऐड कर देते, एल्डिहाइड, तो क्या बन जाता, बेंजल्डिहाइड। इस तरह केमिस्ट्री के अंदर इसका नाम जो था वो बेंजल्डिहाइड रखा गया। और बेंजोइक का बेंजोइक क्यों था वो तो बता ही दिया। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी तरह की, ये फिनिश। ये कौन सी रिएक्शन थी, फिशन को रिएक्शन, नेम रिएक्शन है केमिस्ट्री के अंदर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इस सेक्शन का लास्ट रिएक्शन एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन का। नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन एस से या जेड से, जो भी लिखना, एस से लिखना चाहें तो एस से लिख सकते हैं। पॉलीमराइजेशन, ये जानते हैं आप एस और जेड में क्या डिफरेंस होता है, इंग्लिश मीडियम। फिर एक सिंपल एक अमेरिकन टर्म यूज की जाती है और एक ब्रिटिश टर्म यूज की जाती है। जहां पर इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में जब पढ़ते हैं, जब एस जेड के साथ जाते हैं तो वो अमेरिकन है, और जब एस के साथ जाते हैं तो ब्रिटिश है। केवल इतना सा है, तो स्पेलिंग देखकर फिर चेंज मत किया करो। तो जब आप जेड के साथ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, अमेरिकन हो जाता है, और हिंदी अलग होगा। आप जो इंग्लिश बोल रहा, वो हिंदी भी बिल्कुल इंग्लिश जो था वो अलग होगी। तो जो अमेरिकन के साथ जाएंगे तो जेड यूज करेंगे, और जब ब्रिटिश के साथ में जब आप यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, एस। मतलब नहीं तो आप वो देखकर स्पेलिंग चेंज करने लगे कि सर ने आज पॉलीमराइजेशन की गलत लिखा था उधर पर। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस पर बात करूं, याद हो कंडेंसेशन बता चुका आपको। कंडेंसेशन पर जब बात करी थी तो मैंने कहा था साइंस के अंदर एक और एक प्रोसेस जो था वो पूछ लिया जाता है कि डिफरेंस बिटवीन, मैंने कई बार स्टेट बोर्ड के अंदर देखा, डिफरेंस बिटवीन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन। ये क्वेश्चन ही नहीं है कोई, ये डिफरेंस ही नहीं हो सकता। एक्चुअल में ये हो सकता था एडिशन, सही वर्ड की बात करूं, लेकिन ऐसे ही पूछते हैं तो मेरी मजबूरी है ऐसा लिखाना, लेकिन ये तो गलत है। कंडेंसेशन और पॉलीमराइजेशन कुछ अलग हो ही नहीं सकता, दोनों क्या है, एडिशन। तो अगर सही वर्ड यूज किया जाए तो हमको कहना चाहिए एक को एडिशन पॉलीमराइजेशन, दोनों पॉलीमराइजेशन है। एडिशन जो भी है वो पॉलीमराइजेशन है। तो अब एक होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन और एक होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। स्टेट बोर्ड के अंदर ये सिंपल कह देते हैं पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो हर एडिशन जो है एक तरह का क्या है, पॉलीमराइजेशन। अभी जो मैं बता रहा हूं ऐसे ही आपको ध्यान रखने के लिए प्रॉपर टर्मिनोलॉजी आप यूज करें। तो ये जो पॉलीमराइजेशन है ये एडिशन पॉलीमराइजेशन, ये क्या है, मैं यही लिखूंगा, इसी से फॉर्म से पूछा जाएगा आपसे। लेकिन याद रखिएगा जो कंडेंसेशन पढ़ा था वो भी पॉलीमराइजेशन था, लेकिन कौन सा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ये क्या है, पॉलीमराइजेशन, लेकिन मैं नोट नहीं कराऊंगा, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, एडिशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन हो या पॉलीमराइजेशन, ये एक तरह का क्या है, एडिशन प्रोसेस है। जब 2 और मोर मॉलिक्यूल्स को आपस में कंबाइन करते हैं तो उस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। जब सेम या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में कंडेंस किया जाता है, जब एडिशन कराया जाता है तो वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन किया जाता है। और जब 2 और मोर सेम and small molecules combine together to form a large molecule, कि जब 2 or more same and small molecules
कंबाइन टुगेदर, आपस में योग करते हैं, कंबाइन करते हैं और कोई लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल है इनको कहा जाता है मोनोमर, जो लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ उसको कहा जाता है पॉलीमर, और ये पूरा प्रोसेस कहलाता है पॉलीमराइजेशन। अगली बात समझ में क्या, जब टू आर मोर, जब दो या उससे ज्यादा, कैसे मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल, इसमें डिफरेंस है ये कंडेंसेशन के अंदर और पॉलीमराइजेशन के अंदर, कि वहां पर केवल क्या सेम और डिफरेंट दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल सेम मॉलिक्यूल्स। तो सेम मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर कोई बड़ा मॉलिक्यूल, कोई लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, तो वो जो स्मॉल मॉलिक्यूल है वो क्या कहलाते हैं, मोनोमर, जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो क्या कहलाता है, पॉलीमर, और ये पूरा प्रोसेस जो था वो क्या कहलाएगा, पॉलीमराइजेशन। याद रखें कि पॉलीमराइजेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। इट मींस मोनोमर क्या फॉर्म करते हैं, पॉलीमर, और पॉलीमर जो था वो क्या बनाता है, मोनोमर जो था वो फॉर्म करता है। तो मोनोमर मिलकर पॉलीमर बनाएंगे और पॉलीमर जब ब्रेक होगा तो क्या बना देगा, मोनोमर जो था वो फॉर्म कर देगा। अभी बात समझ में, तो ये कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल, कोई बाई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता कभी भी इस प्रोसेस के अंदर, वाटर, अमोनिया, HCl, कोई भी बाई प्रोडक्ट है, आप तो याद रखो, कोई भी जो बाई प्रोडक्ट है कभी भी कोई बाई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, कोई न्यू बॉन्ड जो था वो फॉर्म नहीं होता प्रोसेस के अंदर, जो था कोई न्यू बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, मतलब बॉन्ड का जो नेचर है वो चेंज नहीं होता। मतलब आप एल्डिहाइड लेकर चल रहे हो तो जो प्रोडक्ट होगा उसमें भी एल्डिहाइड ही होगा, कीटोन लेकर चलोगे तो कीटोन ही होगा, लेकिन जो प्रोसेस आप पढ़ते हो उसमें कीटोन पॉलीमराइजेशन शो नहीं करते। तो एल्डिहाइड से ही बताऊं केवल, तो एल्डिहाइड लेकर चलेंगे तो बनने वाला प्रोडक्ट भी क्या होगा, एल्डिहाइड जो था वो होगा। अब रिएक्शन बहुत आसान होती है, जैसे यहाँ पर इस रिएक्शन को करना होता है, ये जो ऊपर लिखा, तो स्मॉल मॉलिक्यूल कितने लिए, एक है 4, 1 2 3 4, ये था, तो आप लिख देंगे 4A। कोई न्यू बॉन्ड फॉर्म नहीं होता, बस आपस में एडिशन हो रहा है, आपस में केवल कोलाइड कर रहा है, तो जब कोलाइड करेंगे तो रिवर्सिबल का साइन और A4। आपको मालूम है आगे जब आपने लिखा मल्टीपल कर कर यहाँ पर 4A, इसका मतलब 4 मॉलिक्यूल्स है, लेकिन सबके सब इंडिपेंडेंट है, सबके सब स्वतंत्र है, एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। ये A4 जब आपने कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा तो वही 4 मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन अब एक दूसरे से क्या हो गए, बाइंड हो गए। अरे बात समझे, तो ये पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन बहुत आसान होती है, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेकर जाएं उन्हीं को आपस में बाइंड कर दें, आपकी रिएक्शन खत्म हो जाएगी। जितने आपको पॉलीमराइजेशन करना है सारे प्रोसेस ऐसे ही होते हैं। तो समझ गए, जब 2 और मोर मॉलिक्यूल्स जो सेम हो, स्मॉल हो, आपस में कोलाइड करेंगे, कंबाइन करेंगे, एक लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, तो वो जो स्मॉल मॉलिक्यूल है उनको मोनोमर, जो लार्ज मॉलिक्यूल है उसको पॉलीमर। ये प्रोसेस जो था वो क्या कहलाएगा, ये कीटोन शो नहीं करते पॉलीमराइजेशन। दूसरा, कोई बाई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता, कोई न्यू बॉन्ड फॉर्म नहीं होता। कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस। डेफिनेशन लिख लें, रिएक्शन का डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, इस रिएक्शन के लिए स्पेसिफिकली ये डेफिनेशन नहीं है, सब पर अप्लाई होती है, इसके पहले नोट करा रहा हूं। देखिएगा, when two or more when two or more same and small molecules, when two or more same and small molecules, when two or more same and small molecules, same and small molecules combine together, small molecules combine together, small molecules combine together to form a large molecule, to form a large molecule, to form a large molecule, to form a large molecule. In this process small molecules are called monomer. 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 In this process small molecules are called monomer, while large molecule is called polymer. While large molecule is called polymer. And this process is known as polymerization. And this process is known as polymerization. And this process is known as polymerization.
एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। अब रिएक्शन देखिएगा, प्रोडक्ट क्या है उसमें कोई दिक्कत नहीं, आता है आपको किस तरह HCHO, कितने मॉलिक्यूल लिए N, पॉलीमराइजेशन करा रहा है इसलिए रिवर्सिबल का साइन, क्या बनेगा प्रोडक्ट HCHO N, ये बना। ये क्या है फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये भी क्या कहलाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, क्या था फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी क्या है फॉर्मेल्डिहाइड। एक ही जैसा दिख रहा है आपको, केवल लग रहा है कि मॉलिक्यूल जो था वो क्या हो गया आपस में कंबाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल जो था वो बना लिया, लेकिन इसमें जो दिख नहीं रहा वो बाद में बताऊंगा आपको, है ना। अभी तो ऐसे रिएक्शन शो करेंगे, फिर जब फिनिश करा दूंगा तो अलग समझा दूंगा कि आप जो ऐड करने वाला हूँ वो क्यों कर रहा हूँ इसमें वो बता रहा हूँ। तो आपको क्या लेकर चले फॉर्मेल्डिहाइड, बना भी क्या, ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि पॉलीमराइजेशन में क्या नहीं होता, कोई न्यू बॉन्ड फॉर्म नहीं होता, इसलिए लिखा मैंने। लेकिन केमिस्ट्री में ये फॉर्मेल्डिहाइड एलिफेटिक कंपाउंड है, जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो साइक्लिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो किसमें कन्वर्ट हो गए साइक्लिक कंपाउंड। तो दिख रहा है आपको सिंपल फॉर्मेल्डिहाइड, हाँ फॉर्मेल्डिहाइड का ही मॉलिक्यूल था लेकिन किसमें कन्वर्ट हो गया साइक्लिक। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर जो था, एरोमेटिक स्ट्रक्चर जो था वो फॉर्म होगा। वो जब एरोमेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, जब एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर ज्यादा है। याद करो ईथर के अंदर आपको बताया था एरोमेटिक ईथर, और वहां पर जो एडिशन होता था वो आर्थो और पेरा पर होता था। जवाब से मैंने कहा कि आर्थो और पेरा या मेटा तीन पोजीशन होती है, एक आर्थो, दूसरी पेरा और तीसरा मेटा। कैसे, जब कोई भी साइक्लिक कंपाउंड होंगे उसमें कोई भी ग्रुप एड हो, ये कहीं पर भी हो सकता था, मान लो एक यहाँ पर एड है तो उससे जो नियरेस्ट पोजीशन है वो क्या कहलाती है आर्थो, अपोजिट जो है वो क्या कहलाती है पेरा, और आर्थो और पेरा के बीच में क्या कहलाता है मेटा। एडिशन उसी जगह पर होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। तो केमिस्ट्री आपको पहले से इंडिकेट कर देती है कि अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लिक कंपाउंड में आर्थो, पेरा और मेटा में किस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है ये आपको पता होना चाहिए। और क्या हम देखकर ये बता पाते कि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर हाई है, बिल्कुल कोई नहीं, ना आप ना मैं और ना कोई थर्ड पर्सन देखकर कभी नहीं बता सकता इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। ये एक तरह का एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, लैब के अंदर हमको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर हाई है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर हाई होगी हम वही वर्ड जो था यूज करते हैं, आर्थो पर है तो आर्थो यूज करते हैं, पेरा पर है तो पेरा यूज करते हैं, मेटा पे है तो मेटा यूज करते हैं। जब सिंपल केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं, जैसे आपने ये ईथर पढ़ा था OCH3, अब आपने यहाँ पर लिखा Cl, दिख रहा था कि Cl किस पर जुड़ा है आर्थो, तो डायरेक्ट जोड़ दिया, बोल दिया आपने आर्थो। इसका मतलब है कि यहाँ पर आर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। यहाँ पर अभी हमें कहीं नहीं दिख रहा, एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो फॉर्मेल्डिहाइड जो था वो क्या कहलाता है पेरा, पेरा फॉर्मेल्डिहाइड। इस पेरा का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये कंपाउंड जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओगे तो किस पोजीशन पर पेरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। हम देखकर नहीं बता सकते थे, हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं किए, इसलिए एक्सपेरिमेंटली उन्होंने बताया कि आप इसके नाम के आगे क्या बताओ पेरा। क्या आपको नाम सुनते ही पता चल जाए कि इस कंपाउंड में कहां पर पेरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो नेम से उसका कोई मतलब था, न्यू बॉन्ड फॉर्म नहीं होते थे, इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड। केमिस्ट्री आपकी कुछ मदद करना चाहती थी, केमिस्ट्री आपकी कुछ हेल्प करना चाहती थी कि ये जो कंपाउंड बना अगर किसी के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कहां पर रिएक्ट करेगा हम नहीं जानते थे। हम पूछना चाहते थे कि बताओ कि ये कंपाउंड जब किसी के साथ रिएक्ट करे तो वो कहां पर एडिशन करे, तो उसने बताया आगे क्या लिख दिया पेरा। क्या आप देख नहीं पा रहे तो हम आपको बता देते हैं इस मॉलिक्यूल में किस पोजीशन पर पेरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है हाईएस्ट, मतलब जो कुछ भी जोड़ना घटाना जो कुछ भी करना है आपको वो किस पोजीशन पर पेरा पर। तो पेरा फॉर्मेल्डिहाइड, अब बताइएगा HCHO 3 मॉलिक्यूल, अब क्या बनेगा HCHO कितना 3, ये भी क्या बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड। ये भी मैं कह रहा हूं कि कौन सा साइक्लिक कंपाउंड है, इसलिए क्या पता हो मेटा, तो नेम क्या हो गया मेटा फॉर्मेल्डिहाइड। ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। CH3 CHO 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंटली कंसंट्रेट H2 SO4, क्या बनेगा CH3 CHO कितना 3, इसका नेम क्या है एसिटैल्डिहाइड, तो इसका नेम भी क्या होगा एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड। लेकिन ये भी क्या है पेरा, नेम क्या है पेरा एसिटैल्डिहाइड।
इस दोनों को याद रखें, CH3 CHO आपकी बार 4 मॉलिक्यूल रिवर्सिबल प्रोसेस प्रेजेंस कंसंट्रेट H2SO4 टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बनेगा CH3 CHO क्या 4, ये भी क्या है एसिटाल्डिहाइड, लेकिन अब की बार मेटा एसिटाल्डिहाइड। हमें कैसे पता चलेगा कि 3 मॉलिक्यूल या 4 मॉलिक्यूल लेना है? तो प्रेजेंस याद रखेगा। जो एग्जाम में पूछने का अभी तक का ट्रेंड है वो किस तरह का है वो देखें। जब ये पूछता है तो क्या कहता है, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिटाल्डिहाइड हीटेड विद कंसंट्रेट H2SO4। बस केवल कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कहे तो आप समझ जाएगा 3 मॉलिक्यूल। अब 4 कब लेना है तो वो कहेगा व्हाट हैपेंस व्हेन एसिटाल्डिहाइड हीटेड विद कंसंट्रेट H2SO4 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ये 0 डिग्री बताएगा कि आपको मॉलिक्यूल 4 लेकर रिएक्शन करना है या फिर 3 मॉलिक्यूल लेकर जो था वो रिएक्शन अटेम्प्ट करना है। लिखिएगा। अभी तक जो अगर पिछले 10 सालों का ट्रेंड देखें तो पॉलीमराइजेशन डेफिनेशन के साथ में नहीं पूछा गया, केवल ये 2 रिएक्शन बार बार अटेम्प्ट हुई है जितनी बार भी हुई है, जो इस तरह से जिस लैंग्वेज के साथ में पूछ रहा था, ये नोट कर लेते हैं। और दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। हम नहीं पहचान सकते, यही तो प्रॉब्लम थी, इसीलिए तो आपकी हेल्प करी उन्होंने कि आगे क्या वर्ड यूज किया, पेरा और मेटा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल ही पता चल सकता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पोजीशन पर जो था वो क्या है, हाईएस्ट है। तो केमिस्ट्री के अंदर किसी भी साइक्लिक कंपाउंड को ऐसा कहा जाता है कि आर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप है, पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। जब उसको स्टडी किया जाता है तो ऑलरेडी हमें पहले से पता होता है कि आर्थो डायरेक्टिंग है, पेरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग। जैसे आपने ईथर की स्टडी करा तो ईथर आर्थो और पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप थे, मतलब उन्होंने हमें पहले से बता दिया कि एरोमेटिक ईथर के अंदर आर्थो और पेरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। तो ये हमें केमिस्ट्री में हम देखकर नहीं बता पाते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर ज्यादा है ये केवल एक्सपेरिमेंटल ही जो था पता लगाया जा सकता है। इसलिए केमिस्ट्री में जितने एरोमेटिक कंपाउंड है हमें उसके बारे में पता होता है कि वो आर्थो डायरेक्टिंग है, पेरा डायरेक्टिंग या मेटा। ये इंडिकेशन इस बात का है कि आपको रिएक्शन कहां पर करना है। तो वो केवल किसको इंडिकेट करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, जिसको आप देखकर नहीं बता सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या लिखा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट नोट करिएगा। फर्स्ट पॉइंट नोट करें, कीटोन्स do not show the polymerization. Ketones 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 do not show the polymerization. Second point. Second point note करिएगा, polymerization is reversible process. 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 अभी वेट कर लो बेटा, आ रहा हूं। Polymerization is reversible process. Polymerization is reversible process. Third point note करें, in polymerization produce no byproduct. 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 नेक्स्ट है, यहां पर अलग से जो पेरा एसिटाल्डिहाइड बना था, ये भी एक तरह की हिप्नोटिक मेडिसिन है, जैसा आपको क्लोरीटोन के बारे में बताया था। देखिए पेरा, नेक्स्ट पॉइंट, पेरा एसिटाल्डिहाइड is used as hypnotic medicine. Para-acetaldehyde is used as hypnotic medicine. Hypnotic मतलब सिर्फ प्रोड्यूसर जो है, नींद लाने वाली जो मेडिसिन हैं वो हिप्नोटिक मेडिसिन। लास्ट में जो मेटा एसिटाल्डिहाइड बना था वो एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूल की तरह, ईंधन की तरह यूज किया जाता है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मेटा एसिटाल्डिहाइड is used as
meta-acetaldehyde is used as meta-acetaldehyde is used as meta-acetaldehyde is used as solid fuel is used as solid fuel is used as solid fuel। ये आर्थो पैरा मेटा पर मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या बता रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपने कहा पैरा फॉर्मल्डिहाइड तो ये क्या बता रहा है कि जो कंपाउंड फॉर्म हुआ इसमें किस पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर क्या हाई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। और मेटा एसिटाल्डिहाइड बोला मतलब मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। तो ये तो एक्सपेरिमेंटल था कि आर्थो पर, पैरा पर या मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर आई है। हाँ, लेकिन ये यूज कहां पर होते हैं, केवल किन कंपाउंड्स में, एलिफेटिक या साइक्लिक, साइक्लिक कंपाउंड में। तो ये मैं बता सकता हूँ, ये मेरे हाथ में कि दिख नहीं रहा है वो कंपाउंड बनाते टाइम बुक्स में कि वो सब के सब एलिफेटिक है, लेकिन है क्या वो सब एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड है। तो ये हमारे हाथ में एक्सपेरिमेंटल नहीं है, स्ट्रक्चर हमें आना चाहिए बनाना। तो ये प्रूव कर सकता हूं कि जो कंपाउंड आपको साइक्लिक शो नहीं हो रहा है, एरोमेटिक शो नहीं हो रहा है, उनके स्ट्रक्चर बनाकर बता देता हूं सबके। ये सारे के सारे कंपाउंड जो अभी आपने लिखे थे ये एक्चुअल में क्या है, एरोमेटिक साइक्लिक। जो दिख रहा है वैसे है नहीं जो आपने लिखे थे, तो वो बनाता हूं। SCHO कितने मॉलिक्यूल, 3। पहला वाला नहीं बना रहा क्योंकि वो आता नहीं है, नहीं आता नहीं मेरा मतलब उसमें एन है तो मुझे नंबर नहीं पता, नंबर भाई एन है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं पता इसलिए कह रहा हूँ। तो एन वाला नहीं बना रहा। अब किसके लिए, 3 के लिए बनाऊं, SCHO। ये था, एक काम करूं स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए इस तरह बनाऊं, CH2O, इसको ऐसा भी लिख सकता हूं। फिर अब देखिए स्ट्रक्चर, ये ऑक्सीजन, ये 3 ऑक्सीजन, फिर क्या है CH2 3, ये 1 2, ये था। अब चेक कर लीजिए ऑक्सीजन कितने, 3 बन गया साइक्लिक स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन वैलेंसी देख चेक कर लें, ऑक्सीजन 2 1 2, ये ऑक्सीजन 1 2, ये ऑक्सीजन 1 2, कार्बन की वैलेंसी 4 2 3 4, ये कार्बन 2 3 4, ये वाला कार्बन 2 3 4 बैलेंस है। तो वो जो आपको सिंपल दिख रहा था ना ये बना हुआ, वो वैसा नहीं था, हाँ वो ऐसा था। आप चाहें तो ऐसा बना सकते थे वहां पर। पॉइंट्स टू रिमेम्बर, पॉइंट्स टू रिमेम्बर, पॉइंट्स टू रिमेम्बर, फर्स्ट पॉइंट डालकर ये नोट, ये स्ट्रक्चर बना। जो बनाया था वो था CH3 CHO 3, ऑप्शन कितने हैं, 3, इसी को करता हूं चेंज, ऑप्शन 3 1 2 3, फिर क्या है CH ग्रुप कितने हैं 3, ये CH3। अब क्या बचा, मिथाइल ग्रुप कितने, 3। देखो स्पेस कहाँ है, जगह कहाँ है, वहां एक कर दें, ऑप्शन 1 2 कोई स्पेस नहीं, ये ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 1 2 कोई स्पेस नहीं। इस कार्बन को चेक करें 1 2 3, 3 हाइड्रोजन, जबकि होता क्या है 4, एक स्पेस है CH3। वो जो पैरा एसिटाल्डिहाइड आपने ये बनाया था वो कंपाउंड ऐसा नहीं था, इस तरह था साइक्लिक। आपको आसान करने के लिए बता रहा हूँ कि आपको क्लियर हो जाए कि साइक्लिक था। एग्जाम में बनाओगे ये बना दोगे और ये बना दोगे तो ऐसा कोई नहीं कि वो खुश होकर 1 नंबर कुछ अलग से ऐड करेगा, आपको कुछ अलग से देगा। जितनी मार्किंग इस पर होगी उतनी मार्किंग इस पर होगी। देखा, नेक्स्ट था 4, अब 4 है, रेक्टेंगल शेप देना पड़ेगा। कितने ऑप्शन 4, CH4, ये देखिए ऑप्शन 4 1 2 3 4 चेक कर लीजिए बैलेंस से।
इसके बाद CH4 1 2 3 4, इस कार्बन के पास स्पेस है, CH3 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 CH3, तो वो जो मेटा एसिटाल्डिहाइड था उसका स्ट्रक्चर ऐसा हो। देखा, इन सब से अलग हटकर एक रिएक्शन जो आपको बार बार कंफ्यूज करती है, आप एग्जाम में जब देखेंगे तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है पॉलीमराइजेशन पर, आपने कहा था कि मैंने कहा पॉलीमराइजेशन में अभी तक आप लास्ट ट्रेक चेक करें, अगर आप लास्ट 10 इयर्स का, तो आपको लास्ट 2 रिएक्शन जो थी वो क्या पूछी गई, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिटाल्डिहाइड हीटेड विद H2SO4। अब एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कहता है, व्हाट हैपेंस व्हेन एसीटोन हीटेड विद कंसंट्रेट H2SO4, और स्टूडेंट्स को लगता है ये पॉलीमराइजेशन है, लेकिन मैं आपको पहले कह चुका कि कीटोन ये रिएक्शन शो नहीं करते, तो ये बार बार पूछी जाती है, उसको अलग से देखें। लिखिएगा, सेंटर में लिखना, कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन, कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन, कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन, कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन, और करके लिखें फॉर्मेशन ऑफ मेसिटिलीन, 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 फिर और करके लिखें व्हाट हैपेंस व्हेन एसीटोन, व्हाट हैपेंस व्हेन एसीटोन हीटेड विद कंसंट्रेट H2SO4, व्हाट हैपेंस व्हेन एसीटोन हीटेड विद कंसंट्रेट H2SO4, व्हाट हैपेंस व्हेन एसीटोन हीटेड विद कंसंट्रेट H2SO4। देखें, एसीटोन 3 मॉलिक्यूल्स, इसको हीट किया कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में, किस तरह से एडिशन होता है, कितने मॉलिक्यूल्स है टोटल, सॉरी 3 मॉलिक्यूल्स, कार्बन काउंट करें टोटल कितने हैं, 3 6 और 9, तो टोटल कार्बन कितने हैं 9, 3 मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल में 3 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 9। एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, ये 6 कार्बन, 9 थे अल्टरनेट, और 8 करें 3 कार्बन, ये यूज कर लिए, कितने कार्बन 9, कितने थे 9 कार्बन थे, 9 यूज हो गए। अब हाइड्रोजन काउंट करें, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, टोटल कितने, और आपको मालूम है हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट जरूरत का नाम है, जिस कार्बन को जितने हाइड्रोजन की जरूरत है वो दे, इस कार्बन की वैलेंसी 4, 1 बॉन्ड है, कितने हाइड्रोजन 3, ये कार्बन 1 बॉन्ड 3, 1 बॉन्ड 3, कितने 18 थे टोटल, कितने यूज हो गए 9। अभी और चेक करें, ये कार्बन, ये अल्टरनेट बेंजीन रिंग है ना, तो अब ये चेक करें, कार्बन 1 2 3 4, कोई यहाँ पर कार्बन 1 2 3, कितने की जरूरत 1, ये वाला कार्बन 1 2 3, ये 4, 1 2 3 4, टोटल कितने यूज हो गए 3 6 9 और 3 12। H2 ये था, समझा रहा था तो ऐसा लिखा था, कोई जरूरत नहीं एग्जाम में, आप डायरेक्ट लिख देना, अगर समझ में आ जाए, कहीं बॉन्ड गलत कर दिया तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। CH3 ऐसे बनाना, आपको समझा रहा था अभी, जब समझ में आ जाए तो आप तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं इसको। याद हो आपको रोजनमुंड रिडक्शन बताया था आपको, तो मैंने कहा था जब बेंजीन न्यूक्लियस से 1 मिथाइल ग्रुप हो तो वो टॉलुइन कहलाता है, जब 2 ऐड हो तो जाइलीन कहलाता है, और 3 हो तो मेसिटिलीन, इसलिए इसका नाम रखा मेसिटिलीन, और सिंपल नेम देते तो ट्राई मिथाइल बेंजीन, ट्राई मिथाइल बेंजीन, जिसका दूसरा नाम जो है वो क्या है मेसिटिलीन। लिखना है when acetone heated with concentrate H2SO4, when acetone heated with
concentrate H2SO4 850 to 55 8 ये टेम्परेचर 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 850 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 850 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर टू फॉर्म मैसेटिलीन 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 अभी तो बनाना लेकिन जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है प्रीवियस क्लास जो था वो अपलोड नहीं हुई हो अगर क्लास में और कोई दिक्कत हो आप तो उसको ऑफलाइन जो था वो प्रॉब्लम आप सॉल्व करवाएंगे। शायद हो सकता है कि वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हो जाए वो अपलोड, लेकिन अगर नहीं हो पाई अपलोड तो फिर आप उसको ऑफलाइन, अगर जो ऑनलाइन थे आप ऑफलाइन आकर जो था वो क्लास से वो प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व करा सकते हैं। एल्डिहाइड कीटोन नेक्स्ट क्लास से जो स्टार्ट करूंगा वो था एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन। एक या दो क्लास और होंगी, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन फिनिश हो जाएगा और इस सीरीज का लास्ट कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो था फिनिश करेंगे। उसके बाद जितना कुछ बचता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब कुछ जो पढ़ा चुका इसी पर बेस्ड जो था वो होगा और अब फिजिकल की तरफ जो था वो मूव करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ जो था वो बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन कोशिश करूंगा कि कुछ एक्स्ट्रा क्लास लेकर या वीडियो अपलोड कर ये टॉपिक एक या दो क्लास के अंदर जो था वो खत्म हो, क्योंकि एरोमेटिक केमिस्ट्री जो कुछ पढ़ी जाती है वो एलिफेटिक पर बेस्ड होती है। 80% रिएक्शंस रिपीट होने वाली हैं। आप जहां पर R की जगह CH3 लिखते थे, C2H5 लिखते थे, बस एरोमेटिक में अब वही रिएक्शन रिपीट्स होंगे। जैसे रोजनमून पढ़ना है आपको तो अभी आप R का एग्जाम्पल जब करते थे तो मिथाइल ग्रुप लिखते थे, जब मैं यही एरोमेटिक में पढ़ाऊंगा तो R की जगह क्या यूज करूंगा, C6H5। नेक्स्ट क्लास से एरोमेटिक। थैंक यू।